दोस्तों माफी चाहता हूँ कि अगला एपिसोड लेट हो गया है। थोड़ी सी देर हो गई। वजह में यह थी कि मुझे खुद इस स्टोरी पर पहले इतना यकीन नहीं था। इसके अलावा मुझे इसके सिर्फ 10 चैप्टर ही मिले थे जो मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। सोचा था अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई तो बाकी के 2 चैप्टर भी कवर करके स्टोरी को खत्म कर दूंगा, लेकिन जब मैंने आप लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखा तो मैं हैरान रह गया। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके और भी चैप्टर को ढूंढा जाए, और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने इसके 4 और चैप्टर ढूंढ निकाले हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, और बाकी के चैप्टर भी जल्द ही आने वाले हैं। तो दोस्तों बस थोड़ा सा और इंतजार, स्टोरी अब और भी मजेदार होने वाली है। आप सबका शुक्रिया, और अब आगे के एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए। देख पाते हैं हेलिना, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है और वह स्पेस में फ्लोट कर रही थी, जिसको कि देखता हुआ कैप्टन बोलती है क्या वह मर चुकी है। तो एमसी उसे बताता है नहीं, वह जिंदा है, एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया है। हम देखते हैं हेलिना को एक लेडी ने पकड़ कर रखा होता है और एमसी को ही घूरे जा रही होती है। उस लेडी को वहाँ पर देख सारे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैटरॉन। वहीं ब्लैक टाइगर बोलता है मदर। एमसी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से सीरियस होता है उसका सामना करने के लिए, लेकिन सीन चेंज होता है और हम कुछ समय बाद देखते हैं एलिना को एक ट्यूब के अंदर बंद किया गया होता है जो कि शायद उसकी हीलिंग के लिए होता है। वहीं उसके सामने उसकी मदर उसे खड़ा होकर देख रही थी। तभी उसके पीछे ब्लैक टाइगर आते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था कि मदर आप आ रही हो, प्लीज मेरी लैक ऑफ लॉयल्टी और फिलियल पिटी के लिए पनिश कीजिए। जिस पर कि वह लेडी बोलती है यह तुम्हारे हस्तक्षेप करने की जगह नहीं है, तो ऐसा एक्ट करो कि तुम यहाँ पर नहीं हो। बाद में वह एमसी को ग्रीट करते हुए बोलती है मुझे वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैटरॉन बुलाया जाता है। उसे इस तरह देख ब्लैक टाइगर अपने मन में सोचता है क्या मदर रिस्पेक्ट शो कर रही है। वहीं कैप्टन अपने मन में सोचती है क्या बात है, वह इस तरह रिएक्ट कैसे कर सकती है। वहीं वह लेडी बोल रही होती है मैं अपने बच्चे के प्यार में आकर 2 मार्शल आर्टिस्टों के बीच बैटल में रूडली इंटरफियर किया है। प्लीज अगर आप चाहे तो मैं इस गलती के लिए अपने एक हाथ को काट दूंगी। तो एमसी बोलता है मुझे तुम्हारी हाथों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे बताओ कि यह तुम्हारी डॉटर है। एमसी को इस तरह बात करता हुआ देख कैप्टन उसके पास आकर बोलती है तुम यह किस तरह से बात कर रहे हो वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैटरॉन से, अपने लहजे का ध्यान रखो। इतने में ही वह लेडी जवाब देती है हाँ सही कहा, वह मेरी ही बेटी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो आपके डुअल के बीच मैंने इंटरफियर किया है। दूसरी तरफ कैप्टन एमसी को समझा रही होती है प्लीज पोलाइटली बात करो, यह वोमेन 5 इमोर्टलों में से एक है वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मैटरॉन। उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा खराब है, वह पलक झपकने से पहले ही तुम्हारे 2 हिस्से कर देंगे। इतना बोलते हुए उसका ध्यान अपने सामने जाता है, जिसके चलते वह पूरी तरह से हैरान हो चुकी होती है क्योंकि वह देखती है वह लेडी एमसी के सामने झुक चुकी होती है। आगे कुछ समय बाद वह लेडी एमसी के साथ होती है और उससे बता रही होती है मेरी बेटी को अभी तक होश नहीं आया है, जिसका की कारण मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ, पर जिस जगह से वह आखिरी बार गुजरी थी वह जगह माउंट हुआ था जहाँ पर कि उसे एक कमीशन दिया गया था। हालांकि रिवॉल्व मास्टर जिस टेक्निक का पहले इस्तेमाल किया था वह देखने से ऐसा लग रहा था कि डीमन हार्ट सूरा स्वॉर्ड टेक्निक थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या आपका कोई रिलेशन है हेवनली डीमन सेक्ट से। तो एमसी उसे बताता है मुझे नहीं पता, लेकिन अतीत में निश्चित रूप से एक गहरा संबंध था, पर अब समय बीत चुका है। समय एक ऐसी चीज है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को भी तोड़ सकती है और जीवन से भी अधिक कीमती संबंध को भंग कर देता है। एमसी की इस तरह की बातों को सुनता हुआ वह लेडी अपने मन में कहती है वास्तव में वह एक असाधारण पर्सन है, उसकी क्यूआई और इंटरनल एनर्जी के साथ साथ मार्शल आर्ट सभी परफेक्टली रिफाइंड है, यहाँ तक कि जरा सा भी ट्रेस नहीं है आर्टिफिशियलिटी की। क्या यह एक ऐसी स्टेट है जो केवल मार्शल आर्ट के पीक पर ही पहुंचकर अचीव किया जा सकता है, लेकिन वो तो लगभग केवल 20 साल का ही लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई कायाकल्प हो। ये सब सोचने के बाद वह एमसी से कहती है क्या मैं रिवॉल्व मास्टर से कुछ रिक्वेस्ट करने की हिम्मत कर सकती हूँ, मेरा मतलब कि मैं क्या आपसे कोई सीरियस। तो आगे उसके कुछ बोलने से पहले एमसी उससे कहता है क्या तुम एक सीरियस फाइट को करना चाहती हो। जो सुनता हुआ वह लेडी पूरी तरह से शॉक हो चुकी होती है कि आखिर उसे इसके बारे में कैसे पता। हालांकि एमसी उससे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा विनम्र हो, तुम जो कुछ भी कहती हो वह हर एक शब्द जानलेवा इरादे से टपक
चमकता है जैसे तलवार एक चकमक पत्थर से तेज हो रही है, तेज और तेज हो रही है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास इतने तेज कान है कि तुम इस मेट्रॉन की छोटी सी छोटी फुसफुसाहट को भी सुन सकती हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कभी भी किसी भी चुनौती को इनकार नहीं किया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए अगर हम लड़ते हैं तो हम में से एक की मौत होना निश्चित है, और जो हमें देख रहे हैं वो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे, क्योंकि कठोर चीजों में झुकने की कोई जगह नहीं होती, वे केवल टूटते हैं। जो सुनता हुआ वह लेडी बोलती है, हाँ सही कहा आपने, तो क्या आप तैयार हो? उसे इस तरह एनर्जी को बाहर निकालते हुए देख एमसी बोलता है, क्या अभी कम से कम हमारे पास लड़ने का कोई कारण तो होना चाहिए। जो सुन वह लेडी कुछ भी नहीं समझ पाती है तो एमसी उसे बताता है, चलो भविष्य में हमारे पास जरूर एक कारण होगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए दुनिया घूमना चाहता हूँ। वह लेडी जिसको कि सुन एमसी की बातों को समझ जाता है और तुरंत ही अपनी पावर को डाउन कर लेती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं एमसी, कैप्टन और बाकी के लोग अपने शिप को लेकर उस जगह से चले गए होते हैं। वहीं वह लेडी उन लोगों को देखते हुए बोल रही होती है, तो यह रिक्वेस्ट हेवनली डीमन सेक्ट से था जो कि साइलेंटली उन्हें मारना चाहता था। तो ब्लैक टाइगर बताता है, हाँ सही कहा आपने। जिस पर कि वह लेडी बोलती है, यह किस तरह की विडंबना है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वह पर्सन निश्चित रूप से हेवनली डीमन सेक्ट के सुप्रीम मार्शल आर्ट को पोजेस करता है, लेकिन फिर भी हेवनली डीमन सेक्ट उन्हें क्यों मारना चाहता है? तो ब्लैक टाइगर उसे बताता है, हाल ही में हमें खबर मिली थी किसी अननोन एंटिटी ने हेवनली डीमन के रेड बुल पल्टन को एनिहिलेट कर दिया था, क्या वे संबंधित हो सकते हैं? जो सुन वह लेडी बोलती है, अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति चाहे जो भी हो तुम्हारी कल्पना इसे कम नहीं कर पाएगी, बस पूरी तरह से उनके मूवमेंट को ट्रैक करो और रिपोर्ट करो, कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो। तो ब्लैक टाइगर कहता है, हम ग्रीनवुड के ट्रैकिंग को लेकर पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं और इस चीज को लेकर हमें गर्व है, साथ ही मैं ग्रीनवुड को कमांड करता हूँ। जो सुनता हुआ वह लेडी जब उसकी तरफ एक नजर देखती है तो वह बंदा तुरंत ही शांत हो जाता है, जिसको कि देख वह लेडी वहाँ से जाते हुए उससे कहती है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन उन्हें बिना इंटरफियर किए ट्रैक करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को चोट पहुँचे। जो सुनता हुआ ब्लैक टाइगर खुश हो ही रहा होता है, तभी वह लेडी बोलती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ज्यादा बात हम इस पर नहीं करते, वैसे लेडी है तो खूबसूरत। अरे चलो आगे देखते हैं। उस जगह से निकलने के बाद कैप्टन एमसी से बोल रही होती है, मैंने तुमसे बोली थी इस मामले में हस्तक्षेप ना करने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने इसमें इंटरफियर क्यों किया? पहले ग्रीनवुड, फिर 8 फुट फाइटिंग घोस्ट एलिना, बाद में वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मेट्रॉन, क्या तुम दुनिया को पलटना चाहते हो? इसी तरह वह एमसी पर बहुत ही ज्यादा भड़कती है। कुछ देर बाद हारियन बोल रही होती है, मुझे इसके लिए दुख है, पर मैं सच में ऐसा नहीं जानती थी कि ये सारी चीजें इस तरह बदल जाएगी। जब मैं अपने टूर को खत्म करने के बाद अपने घर माउंट हुआ लौटी तो वहाँ पर सारी चीजें बदल चुकी थी। भले ही वे सारे लोग सेम थे, लेकिन हर कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई और यहाँ पर आ गई। जो सुन कैप्टन बोलती है, तुम जो बोल रही हो मुझे इसके बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है। सुनजा, क्या तुम इसकी बातों को समझ पा रही हो? तो सुनजा कहता है, मैं भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं हारियन जब अपनी सारी बातों को उन्हें लोगों को बता देती है तो रॉबर्ट उसके सामने अपने हाथों को पटकते हुए बोलता है, रुको, अभी अभी तुमने क्या बोला था? माउंट हुआ, वह तो मेरा भी घर है, आखिर वहाँ पर क्या हुआ है? मुझे जल्दी बताओ वहाँ पर क्या हुआ है? उसके इतने जोरदार हाथों को मारने के कारण एमसी के खाए हुए छोटे छोटे खाने के टुकड़े वह उड़ता हुआ हारियन के गले में जाकर फंस जाता है, जिसके चलते वह तुरंत ही चौंक करना शुरू कर दिया होता है। उसे इस तरह देखता हुआ सुनजा बोलता है, इंसान सच में असामान्य होते हैं। आगे हम स्वॉर्ड मेट्रॉन और घोस्ट एलिना को देखते हैं, जो कि अब होश में आ चुकी होती है। वहीं उसकी मदर उसे बिल्कुल ही सीरियस होकर देख रही थी। बाद में थोड़ी देर देखने के बाद वह उससे पूछती है, बताओ माउंट हुआ पर क्या हुआ था? जो सुनता हुआ एलिना पता नहीं उसे क्या बताती है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि सीन चेंज होता है और हम वापस वाइल्ड क्रेन हिन को देखते हैं, जहाँ पर कि पहले वाला वही मोटा इंसान एलिना और एमसी की फाइट को अपने स्क्रीन पर देख रहा होता है, जहाँ पर कि उसके सामने कैप्टन भी बैठी हुई थी। पर वह बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, क्या उसने पहले जो बात की थी 2000 साल पहले के मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, वह तो बिल्कुल ही सच है और यह हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। तो अब आगे हम देखते हैं हेवनली डीमन सेक्ट के 32 डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ पर कि जोंग एलिना और एमसी की फाइट को स्क्रीन पर देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हैरान हुआ होता है। एमसी
एमसी के इतने खतरनाक हॉट स्वॉर्ड पावर को देखकर तभी पीछे खड़ी स्वॉर्ड लेडी बोलती है, तुमको क्या लगता है काफी परिचित मार्शल आर्ट है, सही कहा ना? जिस पर कि जोंग बोलता है, मैं मानता हूँ यह मार्शल आर्ट एक ऐसी लेवल पर है जिसके की बारे में ना कभी सुना गया और ना ही देखा गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है परिचित इससे क्या मतलब था आपका? स्वॉर्ड मैटरन। जो सुनता हुआ स्वॉर्ड मैटरन उसकी ओर देखते हुए खामोशी के साथ स्माइल करने लगती है। वही वह बंदा अभी भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा होता है तो स्वॉर्ड मैटरन अपने मन में कहती है, क्या सच में तुम इसके बारे में नहीं जानते हो? इतना सोचने के बाद आगे वह जोंग से बोलती है, ठीक है मुझे बताओ फिर तुमने क्यों इस पर्सन का पीछा किया था, खासकर ग्रीनवुड की भागीदारी के साथ? तो जोंग उसे बताता है, यह हमारे सेक्ट की आंतरिक मामला है और स्वॉर्ड मैटरन आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे वो कुछ और बोल पाता तभी हम देख पाते हैं उसका गला कट चुका होता है। वही उस बंदे को इस बारे में एहसास तक नहीं हुआ था, लेकिन स्वॉर्ड मैटरन वह अभी भी स्माइल कर रही थी, जिस पर कि जब उस बंदे को एहसास होता है तो वह अपने गले को पकड़ता हुआ बोलता है, क्या आप युद्ध को डिक्लेयर कर रही हो हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के खिलाफ? तो स्वॉर्ड मैटरन वह बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी तुम लोगों को मारने से डरूंगी? जो सुनता हुआ जोंग अपने मन में कहता है, सच में यार यह औरत पागल है, उसकी ऑब्सेशन इतनी खराब है कि उसने अपने बच्चे तक को डिवोर कर लिया है। वह फायदे और नुकसान के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। इतने में ही हम स्वॉर्ड मैटरन को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए उससे बोलती है, मेरे सवालों का जवाब दो या फिर मर जाओ। जो सुनता हुआ जोंग उससे कहता है, क्या आपको मेरा जवाब स्पष्ट नहीं है? भले ही 32 डिस्ट्रिक्ट के सभी 10,076 मार्शल आर्टिस्ट एक साथ आप पर हमला करे पर फिर भी आपको ना हरा पाए, पर तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप 10,076 उन मार्शल आर्टिस्टों को काटना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि शुरुआत आप मुझसे करें। उसे इस तरह देख स्वॉर्ड मैटरन वह स्माइल करते हुए बोलती है, सच में हेवनली डीमन सेक्ट के दिन वह कठिन होने वाले हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं वह डीमन हार्ट सूरा स्वॉर्ड टेक्निक थी। जोंग जब इस बात को सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके मन में कई सारे सवाल उठ जाते हैं। इसी कारण से वह स्वॉर्ड मैटरन से कहता है, आपके बोलने का क्या मतलब है? तो स्वॉर्ड मैटरन उसे बताती है, हार्ट स्वॉर्ड जिसने कि मेरी बेटी को डाउन किया था वह डीमन हार्ट सूरा स्वॉर्ड टेक्निक थी, हेवनली डीमन सेक्ट की दूसरी पावरफुल टेक्निक। जिस पर कि जोंग बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डीमन हार्ट सूरा स्वॉर्ड टेक्निक वो तो हजारों साल पहले खो चुकी है, यह केवल अब लीजेंडों में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने किसकी प्रैक्टिस किया हो। तो स्वॉर्ड मैटरन उससे कहती है, यह मेरी दिक्कत नहीं है कि तुम्हारी समझ इसे लेकर इतनी बेकार है, मैंने केवल तुम्हें वही बताया है जो मैं जानती थी और मैं फिर से दोबारा तुमसे वही चीज पूछूंगी। मुझे बताओ तुमने उस पर्सन का पीछा क्यों किया था? जो सुनता हुआ जोंग वह थोड़ा सा सीरियस होता है और फिर एमसी की पिक्चर की ओर देखते हुए बोलता है, हम उस पर्सन का पीछा नहीं कर रहे थे, हम पीछा कर रहे थे उस पर्सन के पीछे खड़ी उस लड़की की। हम देख पाते हैं वह हारियन की बात कर रहा होता है, पर आगे सीन चेंज होता है और हम तालभेत्रा ऑर्बिटिंग स्टार सिस्टम को देखते हैं, जहां माउंट हुआ प्लानेट के पास अब एमसी और बाकी के लोग अपने शिप को लेकर पहुंच चुके होते हैं और वे लोग माउंट हुआ प्लानेट के हुआहुन काउंटी को देखते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या है? यह जगह तो पूरी तरह से खाली है, जबकि यहाँ तो हॉलीडे के समय पर बहुत सारे लोगों को होना चाहिए था। तो रोबोट बताता है, मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि यहाँ पर सारी स्टोर खुले हुए हैं। जो सुनता हुआ सुनजा उन लोगों को बताता है, इस शहर में लगभग 10,000 से अधिक घर हैं, लेकिन जीवन का कोई भी संकेत नहीं है। तो रोबोट घबराते हुए बोलता है, निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ हुआ है कमांडर, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, पता नहीं क्या भयानक चीज हुई है, लगता है कि हर कोई मर गया है। जिस पर कि कैप्टन उससे बोलती है, अरे यार तुम रुक जाओ, अचानक से ही तुम्हें ये क्या हो गया है? तो रोबोट उसे बताता है, यह मेरा घर है, हमें इसे बचाना होगा। वहीं हम हारियन को देखते हैं जो कि अपने प्लानेट की ऐसी हालत को देख रोना शुरू कर दिया होता है। तो एमसी उससे कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर कि हारियन उसे कुछ बताने ही वाली होती है, तभी उन लोगों को सुनजा कहता है, मैंने एक लाइफ को डिटेक्ट किया है। ये लोग जो सुन काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं। वही सुनजा उन लोगों को बता रहा होता है लोकेशन को जज करते हुए, यह माउंट हुआ का मेन हेडक्वार्टर जहाँ पवेलियन है। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, जहाँ पवेलियन, क्या यह वह जगह नहीं है जहाँ पर कि
माउंट हुआ सेक्ट का लीडर रहता है। तो सुंजा उन्हें बताता है, हाँ आपने सही कहा, यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ सिग्नल है, लेकिन सिर्फ एक पर्सन का। लेकिन हम हारियन को देखते हैं जो कि उन लोगों की बातों को सुनता हुआ बिल्कुल ही खामोश हो चुकी होती है। आगे कुछ समय बाद भी ये लोग माउंट हुआ प्लानिट के नीचे जहाँ पवेलियन के पास पहुंच चुके होते हैं और उस जगह को बड़े ही गौर से देख ही रहे होते हैं। तभी कैप्टन का ध्यान अपने पीछे जाता है जहाँ वह रोबोट को इतने बड़े बड़े आर्मर में देख बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो रोबोट उसे बताता है, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, जिन्होंने भी मेरे घर को छुआ है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसकी इस तरह की बातों को सुन कैप्टन कुछ भी नहीं बोल पाती है। बाद में एंट्रेंस की ओर वह देखते हुए सुंजा से कहती है, सुंजा सिग्नल अब कैसा आ रहा है? क्या तुम अभी भी कोई रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर पा रहे हो? तो सुंजा बताता है, हाँ मैं इसे डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। हालांकि लाइफ सिग्नल वह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जरूर वह शायद कोई इंसान नहीं है, सावधान रहना। कैप्टन जो सुन बोलती है, ओह तो ऐसी बात है, ठीक है तो पहले हम ड्रोन को भेजेंगे और जांच करेंगे कि अंदर क्या है। लेकिन रोबोट सुंजा की बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा भड़क गया होता है और तुरंत ही अंदर जाते हुए बोलता है, क्या वह कोई इंसान नहीं है? तुम राक्षस कहीं के, जल्दी बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को छूने की? उसे इस तरह अंदर जाते हुए देख कैप्टन बोलती है, लगता है कि वह अपने घर के ऐसी हालत को देख पागल हो चुका है, पर खैर चलो उसे फॉलो करते हैं। लेकिन सभी ध्यान रखना। इतना बोलते हुए वे लोग जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं तभी उन लोगों को अंधेरे में एक लाइट चमकते हुए दिखती है, जिसको देख वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन लोगों पर अटैक हो चुका होता है और पूरी जगह आग से भर गया था। वो इतनी भयानक था कि अगर कोई भी उसके सामने आता तो उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन हम देख पाते हैं कैप्टन और हारियन को एमसी ने बचा लिया था। पर यार ये कौन सी पोजीशन है बचाने की? खैर एमसी उस अटैक की ओर देख ही रहा होता है। तभी कैप्टन उससे कहती है, आखिर वो था क्या? तो एमसी उसे छोड़ हारियन को संभालते हुए बोलता है, वो तो हमें अंदर जाकर देखने पर ही पता चलेगा। पर वो क्या जिंदा है या फिर मर चुका है? रोबोट अगर तुम जिंदा हो तो जल्दी जवाब दो। पर जब वो कुछ भी नहीं बोलता है तो कैप्टन सुंजा से पूछती है, सुंजा क्या वह सच में मर चुका है? जिस पर कि सुंजा उसे बताता है, नहीं वह फिलहाल के लिए जिंदा है, सौभाग्य से कॉम्बैक्ट आर्मर ने उसे बचा लिया। तो कैप्टन बोलती है, फिर वह जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सुंजा बताता है, लगता है कि वह डर के मारे सदमे में चला गया है। जो सुनता हुआ कैप्टन अपने सर को पकड़ लेती है। वहीं हम एमसी को देखते हैं जिसके की पास एक प्लम ब्लॉसम की एनर्जी से भरी हुई फ्लावर आती है, जिसको कि एमसी गौर से देख ही रहा होता है। तभी वह फ्लावर उसके पास आकर जैसे ही उसके शरीर से टच करता है तो वह हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और एमसी कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही हम देख पाते हैं वो पूरी जगह प्लम ब्लॉसम के फ्लावर से भर चुका था। और जब वो ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनके सामने एक पर्सन बैठा हुआ था जो कि पूरी तरह से एनर्जी में भरा हुआ था और उसी के अंदर से वह प्लम ब्लॉसम की एनर्जी से भरी हुई फ्लावर बाहर निकल रही थी, जिसको कि एमसी बड़ी ही गौर से सीरियस होकर देख रहा था। वही उस पर्सन को देखते हुए कैप्टन बोलती है, क्या उस लाइफ के सिग्नल का स्रोत यही पर्सन है? तो सुंजा उसे बताता है, हाँ यदि डाटा सही है तो वह माउंट हुआ का लीडर है, फ्लरिशिंग ब्लॉसम स्वॉर्ड सवर्जन योंग जोक्सैन। जो सुनता हुआ कैप्टन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और उस पर्सन को देखते हुए बोलती है, क्या सच में यही माउंट हुआ का स्वॉर्ड सवर्जन लीडर है? दूसरी तरफ एमसी उस प्लम ब्लॉसम के एक फ्लावर को टच करते हुए बोलता है, इस प्लम ब्लॉसम के हीट को देखते हुए ऐसा लगता है उसने प्लम ब्लॉसम हेवनली फ्रेग्रेंस हार्ट टेक्निक के पीक को अचीव कर लिया है। लेकिन यह प्लम ब्लॉसम के फ्लावर वह पर्पल क्यों है? क्या उसने इस प्लम ब्लॉसम हेवनली फ्रेग्रेंस टेक्निक को पर्पल मिस्ट डिवाइन आर्ट के साथ मिक्स कर दिया है? वहीं हम हारियन को देखते हैं जो कि पता नहीं क्यों रोना शुरू कर दिया होता है और उस पर्सन को देखते हुए कहती है, डैड। तभी एमसी के पास कैप्टन आकर बोलती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो एमसी उसे बताता है, प्लम ब्लॉसम हेवनली फ्रेग्रेंस हार्ट टेक्निक वह एक्सट्रीमली यंग एनर्जी को पोजेस करता है, जबकि पर्पल मिस्ट डिवाइन आर्ट वह एक्सट्रीमली इन एनर्जी को पोजेस करता है। इस कारण से कोई भी केवल एक टेक्निक को ही मास्टर कर सकता है, पर इस पर्सन ने तो इन दोनों ही टेक्निक को मास्टर किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक है, क्योंकि आग और पानी कभी भी एक नहीं हो सकता। और यही कारण है कि जब एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी इच्छाओं की सीमा को पार कर लेता है तो उसके दिल के अंदर एक दानव पैदा हो जाता है और वह पर्सन इंसान नहीं रह पाता। इसलिए अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तुम लोगों की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। एमसी की बातों को
सुनता हुआ हारियन तुरंत ही उस पर्सन की ओर भागना शुरू कर देती है। डैड बोलते हुए उसे इस तरह उस पर्सन की ओर जाता हुआ देख कैप्टन भी तुरंत ही उसकी ओर भागना शुरू कर देती है और उसे रुकने के लिए आवाज लगाती है। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो कि उसे इस तरह देख और भी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ सुंजा को भी देखते हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन को देखता हुआ बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और समय 8 बजने में केवल 2 सेकंड बचा था। इसी के साथ हम देखते हैं हारियन बिल्कुल ही उस पर्सन के पास पहुंच गया होता है। तब केवल 1 सेकंड बचा था 8 बजने में और जैसे ही उस पर्सन को गले लगाता है तो ठीक 8 बज चुका था और सारी चीजें शांत हो चुकी थी। हर जगह खामोशी फैल चुकी थी, यहाँ तक कि वेपर पर प्लम ब्लॉसम के फ्लावर वह वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आते हुए गायब होना शुरू हो गया होता है। साथ ही हम देख पाते हैं वह पर्सन भी अब नॉर्मल हो चुका था और अपनी बेटी को गले से लगा लिया था। इस तरह की नजारे को देख ये लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो सुंजा उन लोगों को बताता है बड़ी ही अजीब बात है, सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है। जिस पर कि कैप्टन उससे पूछती है तुम्हारे नॉर्मल होने का क्या मतलब है, तो सुंजा घड़ी की ओर देखते हुए बोलता है 8 बज चुके हैं और मैं देख पा रहा हूँ हर एक चीज नॉर्मल हो चुका है। सारे लोग जो गायब हो चुके थे वो वापस से शहर में आ चुके हैं। सड़कों पर लोग अब दिखना शुरू हो गया है, सबके सब एक ही बार में वापस आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जो सुनता हुआ कैप्टन वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और तुरंत ही जब ये लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो सच में हर एक चीज नॉर्मल हो चुकी होती है। आगे कुछ समय बाद वे लोग वहाँ के नजारे को देखते हुए बोल रहे होते हैं पहले तुमने बताया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है कि यह बायो स्कैनर खराब हो चुकी थी? तो सुंजा बताता है नहीं, मैंने चेक किया था, स्कैनर बिल्कुल ही ठीक है। जिस पर कि कैप्टन वहाँ के लोगों को चेक करते हुए बोलता है सच में ही यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन मुझे कुछ खाली खाली क्यों महसूस हो रहा है। यहाँ पर हर एक पर्सन का इंटरनल एनर्जी वो ड्रेन हो चुका है, बच्चे एडल्ट सभी का सेम हाल है, किसी के पास भी थोड़ा सा भी इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो रोबोट बोलता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि वे लोग ठीक हैं? हमने सोचा था कि वे सब के सब मर चुके हैं, लेकिन देखो वे सब के सब अभी जिंदा है। तो ज्यादा इसके बारे में मत सोचो, वैसे भी मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ ऑर्डर करने जा रहा हूँ। इतना बोलते हुए वह वेटर को ऑर्डर देने लगता है और उसे अपने पास आने के लिए बोलता है, लेकिन हम उस वेटर को देखते हैं जो कि रोबोट की बातों पर ना ध्यान देते हुए उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से आगे चली जाती है। जिसको कि देखता हुआ रोबोट वो तो कुछ भी नहीं समझ पाता और उस वेटर को देखते हुए बोलता है लगता है कि वो काफी ज्यादा बिजी है, शायद उसने मेरी बातों को नहीं सुना होगा। आगे जब वह लेडी वापस आने लगती है तो रोबोट बोलता है चलो वह वापस आ रही है। इतना बोलकर वह दोबारा उसे ऑर्डर देने के लिए बुलाने लगता है, लेकिन इस बार भी वह वेटर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से आगे चली जाती है। उसे इस तरह देख रोबोट बोलता है भैंस की टांग यहाँ पर हो क्या रहा है? तो सुंजा उसे बताता है ऐसा लगता है कि वो हमें देख नहीं पा रही है और न ही यहाँ पर बैठे हुए कोई दूसरा पर्सन भी, यहाँ तक कि हम जब बिल्कुल उनके सामने बैठे हैं तब भी वे हमारे एग्जिस्टेंस से बिल्कुल ही अनजान हैं, मानो हम यहाँ पर अस्तित्व में है ही नहीं। जो सुनता हुआ कैप्टन का तो पूरा ही दिमाग खराब हो चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम मोंटुआ के लीडर को दोबारा देखते हैं जो कि बड़ी शांति के साथ चाय के प्याले की चुस्की को ले रहा होता है और हारियन बता रही होती है मेरे डैड बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। जब उनके सामने मेहमान खड़ा हो तो वह इतनी रूडली से चाय को पिए, वे हमें देख नहीं पा रहे हैं। जब से मैं अपने टूर से लौटी हूँ तब से वे ऐसे ही हैं, लेकिन यह अजीब बात है कि वह अपना सारा काम नॉर्मली करते हैं। चाय को पीना, इंस्पेक्शन करना और गार्डन में जाना सब कुछ नॉर्मल है। जो सुनता हुआ एमसी लीडर की ओर थोड़ी देर देखता है और फिर उसके पास जाकर उसके सामने अपने हाथों को फेरने लगता है तो हारियन उसे बताती है इसका कोई भी फायदा नहीं है, यह काम नहीं करेगा। पर फिर भी आप ध्यान रखना यदि आपने उसके दोहराई जाने वाली दिनचर्या का पालन करने से रोका तो आगे वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही एमसी लीडर के हाथों से चाय के प्यालों को छीन लिया था। उसे इस तरह करता हुआ देख हारियन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही उसे आवाज लगाते हुए बोलती है जल्दी उसके सामने से हट जाओ। जो सुनता हुआ एमसी वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीडर ने उस पर बहुत ही भयानक अटैक कर दिया होता है, जिससे कि एमसी बाल बाल बचा ही था। तभी लीडर दोबारा अपने स्वर के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन एमसी इससे भी बच गया था। पर हम लीडर को देखते हैं जो कि लगातार बिना एक पल के लिए रुके उस पर अटैक करते ही जाता है, पर फिर भी एमसी बड़ी आसानी के साथ उसके सभी
सभी अटैकों को अवॉइड कर रहा था और उसकी यही गलती लीडर को और भी ज्यादा उकसा देता है। इस कारण से लीडर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को करने लगता है। तो एमसी भी अपनी पावर को बाहर निकालते हुए बोलता है, बहुत हो गया, यह खतरनाक होगा। इसी के साथ जैसे ही उन लोगों के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं तो हम देख पाते हैं वहाँ पर भयानक तरीके से ब्लास्ट होता है और पूरी जगह एनर्जी से भर चुका था, जिसको कि देखता हुआ हारियन बोलती है, प्लीज रुक जाओ। वहीं एमसी अभी भी लीडर को बड़ी गौर से देख रहा था, जो कि सही सलामत था और अभी भी अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा था, जिसको कि देखता हुआ एमसी बोलता है, यह तो दोबारा वही रिएक्शन है एक्सट्रीमली इंग और यांग एनर्जी के साथ होने की। तभी हारियन उससे चिल्लाते हुए बोलती है, जल्दी से उनके कप को वापस लौटा दो। पर एमसी उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए अभी भी उसे देखते हुए सोच रहा होता है, क्या ही कमाल है, उसने उस लिमिट को पार कर दिया है जिसको कि इंसानी शरीर कभी भी संभाल नहीं सकता। प्रिंसिपल के हिसाब से जब कोई इंसान ऐसा करता है तो इनर डीमन के द्वारा उसे निगल लिया जाता है, साथ ही उसका शरीर गुब्बारे की तरह फट जाता है और वह पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन ये जो मेरे सामने है वह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल रियलम है, लेकिन तभी वह अभी भी इंसान है, यह कैसे हो सकता है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। इतने में ही हारियन उससे दोबारा चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से उसे वह चीज वापस कर दो। एमसी जो सुनता हुआ उस बड़े से प्लम ब्लॉसम को देखते हुए तुरंत ही चाय के कप को उस बंदे की ओर फेंक देता है, जो कि इतना पावरफुल थ्रो था कि लीडर के इतने पावरफुल भयानक पावर से बने उस प्लम ब्लॉसम के फ्लावर को बीच से ही फाड़ता हुआ पूरी तरह से तबाह करने के बाद उस लीडर तक पहुंच गया होता है, जिसको कि देखता हुआ हारियन वह बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। पर चीजें अब वापस से नॉर्मल हो चुकी थी और लीडर दोबारा से अपने डेली रूटीन को करना शुरू कर दिया था, जिसको कि देखता हुआ हारियन चैन की सांस लेती है। आगे रात के समय हम देखते हैं हारियन एमसी को बता रही होती है, मैं लगभग आधे महीने पहले टूर से वापस आई थी और सब कुछ बदल गया था। इसी तरह वह उसे काफी कुछ बताती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन रॉबर्ट सुंजा मार्केट में खड़े लोगों को देखता हुआ बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये सब के सब डॉल हैं, सब एक ही समय में सेम चीज को दोहरा रहे हैं। इतना बोलते हुए वह अपने पास में ही खड़े एक बंदे को टोकते हुए सोचता है, क्या हो अगर मैं इनकी रूटीन को रोक देता हूँ तो। इतना सोचने के बाद वह उस पर्सन से कहता है, प्लीज 1 मिनट के लिए रुको और क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पर चल क्या रहा है। पर उसके बातों को जवाब देने के बजाय वह पर्सन वहीं पर रुक चुका था किसी पुतले की तरह, जिसको कि देखता हुआ रॉबर्ट वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने आसपास देखते हुए कहता है, भैंस की टांग, ये क्या हुआ, ये सब के सब इस तरह फ्रीज क्यों हो चुके हैं। साथ ही वह देखता है फिर से सारे के सारे लोग दोबारा से गायब होना शुरू हो चुके होते हैं, जो देखता हुआ रॉबर्ट और भी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और सुंजा से कहता है, अभी अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या वे सब के सब टेलीपोर्ट कर रहे हैं। तो सुंजा बताता है, मुझे नहीं पता। कैप्टन जो सुन बोलती है, सुंजा क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम नहीं जानते, यदि तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो कौन जानता होगा। जिस पर कि सुंजा उन लोगों को बताता है, पार्टिकल वेव फॉर्म को देखते हुए यह भले ही टेलीपोर्टेशन की तरह लगता हो लेकिन स्केल बहुत ही बड़ा है, यहाँ पूरे प्लानेट पर फिर से पूरी लाइफ के सिग्नल खत्म हो चुके हैं। कैप्टन जो सुन बोलती है, क्या पूरे प्लानेट से खत्म हो चुके हैं फिर से। वहीं हम हारियन को देखते हैं जो कि वह भी सेम चीज एमसी को बता रही होती है। इतने में ही कैप्टन की ओर देखते हैं जिनका की ध्यान अचानक ही अपने सामने जाता है, जहाँ से कि उनकी ओर कुछ तो आ रहा होता है जो कि बहुत ही बड़ी तादाद में होती है और उन सभी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया होता है। अपनी इस तरह की सिचुएशन को देखता हुआ ये लोग बोलते हैं, भैंस की टांग, ये सब है क्या। जिस पर कि रॉबर्ट बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम लोग बहुत ही बड़े खतरे में हैं। तो कैप्टन उन चीजों को देखते हुए बोलती है, एंड्रॉइड, क्या ये सब के सब एंड्रॉइड हैं, पर ये सब के सब आधे कंप्लीट क्यों दिख रहे हैं। तो सुंजा उसे बताता है, ये सब एंड्रॉइड नहीं है, ये सब के सब कंस्ट्रक्शन ड्रॉइड है, ये सारे सिंपल ऐसे लेबर मॉडल्स हैं जिनको कि प्लानेट को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। पर चूंकि ये सब शुरुआती फेज के हैं तो इन सब के पास जो भी इक्विपमेंट है वो सब के सब लो कैपेसिटी वाले हैं और इनकी एबिलिटी वो लिमिट है। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, ओह तो ये सब के सब बस सिंपल रोबोट हैं, तब तो हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। इतना बोलते हुए वो रॉबर्ट से कहती है, अरे यार चिंता मत करो, अकॉर्डिंग टू रोबोटिक ड्रॉइड नियम के हिसाब से ये कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिस पर कि रॉबर्ट बोलता है, लेकिन ये सब के सब अपने हाथों में स्वॉर्ड को रखा है। तो कैप्टन आगे जाते हुए बोलती है, शायद वे सभी इसे रखने के लिए जा रहे होंगे, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना बोलकर वह उन मॉडलों से कहती
कहती है, अरे रे यहाँ पर लोग हैं, इसीलिए दूसरी तरफ अपने रास्ते को खोजो और वहाँ पर जाओ। तुम सभी यहाँ पर लोगों को डरा रही हो। पर उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड आप लोगों के डिमांड पर ही आएगा, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यह सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है या फिर नहीं। लेकिन अगर आप लोग 500 कमेंट के टारगेट को पूरा कर देते हो तो मैं इसके एपिसोड को नेक्स्ट डे जरूर ला दूंगा।